95 साल पहले स्वतंत्रता संग्राम के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का गठन क्यों व किन परिस्थितियों में हुआ। दूसरी बात कि जब हिंदू महासभा हिंदुत्व की ही विचारधारा पर पहले से काम कर रही थी तो आरएसएस की क्यों जरूरत पड़ी। क्या सावरकर और आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के बीच में कोई बातचीत हुई थी, क्योंकि ये दोनों ही क्रांतिवीर महाराष्ट्र में ही रहते थे। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हम लोग को इसी एपिसोड में समझना है, इसलिए धैर्य से अंत तक देखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी आपका सहयोगी ओमेंद्र भारत। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने समझा वीर सावरकर द्वारा हिंदुस्तानी समाज को एकजुट करने के प्रयासों को और साथ में भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद की शहीदी के पीछे के कुछ अनकहे पन्नों को भी हम लोगों ने पलटा, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सावरकर को यह क्लियर हो चुका था कि उन्हें या किसी भी राष्ट्रवादी व्यक्ति को कांग्रेसी नेताओं की तरह अंग्रेज कोई सहूलियत नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उन मॉडरेट कांग्रेसियों से अंग्रेजों के अच्छे रिश्ते होते थे, लेकिन इन राष्ट्रवादी लोगों से अंग्रेज हमेशा खार खाते थे। सावरकर ये समझ चुके थे कि यदि बिना कूटनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल किए आवश्यकता से अधिक मुखरता दिखाई तो आंदोलन सहित उनके सभी कार्यों को पुनः पूर्ण विराम लग जाएगा। इसलिए धैर्य से एक एक कदम फूंक फूंक कर चलने की जरूरत थी। उस दौर में हिंदुत्व जागरण को लेकर एक और बड़ा डेवलपमेंट होता है जिसे अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है, और वो था आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा। आज आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिसके विरोधी आज भी ये प्रश्न उठाते हैं कि 1925 के उस दौर में इसके गठन का औचित्य क्या था, डॉक्टर हेडगेवार ने इसका गठन क्यों किया। तो थोड़ा इस विषय पे हम लोग आज गंभीरता से बात करेंगे, उस दौर को जरा समझते हैं। वर्ष 1919 और 1920 ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण साल थे, 1919 एंड 1920, और उसकी चार विशेष घटनाओं को जरा हम लोग जोड़ेंगे। पहली घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में। दूसरी बड़ी चीज थी 1 अगस्त 1920 को प्रखर राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तारीख के साथ जरा घटनाओं को दिमाग में बैठाते जाइए। पहली बताई मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड, और दूसरी 1920 में 1 अगस्त को प्रखर राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है। तीसरी बड़ी चीज होती है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं, वो भी 1920 में ही शुरू होता है। और चौथी बड़ी घटना थी कि इन्हीं 2 वर्षों में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। अब जरा थोड़ा विस्तार से इन चारों घटनाओं को जोड़कर इसमें डॉक्टर हेडगेवार की भूमिका कहां पे आती है उसको हम लोग समझेंगे, जिससे हम आरएसएस के गठन की उस आवश्यकता को समझेंगे जो डॉक्टर हेडगेवार के दिमाग में उस समय घूम रही होगी। प्रथम विश्व युद्ध, ध्यान से समझिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था, 4 साल के करीब ये चला था, वो नवंबर 1918 में खत्म होता है। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के वक्त भारत के लोगों से सहयोग की मांग की थी और यह वादा किया था कि युद्ध के बाद हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। तो भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की उसमें मदद की और 13 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश आर्मी की तरफ से यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए गए, जिसमें तकरीबन 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए। युद्ध के बाद जनता ने स्वतंत्रता की मांग अंग्रेजों से तेज कर दी, लेकिन अंग्रेज अपनी बात से पलट गए, बल्कि उन्होंने पूरे देश के ऊपर तेजी से उभर रहे आंदोलन को दबाने के लिए मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट थोप दिया, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को और उसके अफसरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकें, और जिसमें अपराधी को यह जानने का भी अधिकार नहीं था कि भैया उसके खिलाफ यह एफआईआर किसने और क्यों दर्ज कराई है। पूरे देश में इस कानून को काला कानून कह के इसका विरोध प्रदर्शन तेज हो जाता है, और चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक सैनिक पंजाब से गए थे, इसलिए उस काले कानून का सबसे अधिक विरोध पंजाब में ही होता है।
13 अप्रैल 1919 का दिन आता है जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में इस काले कानून के विरोध में तकरीबन 5000 लोग एकत्र हुए थे। इस बाग में आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। तो आंदोलन को कुचलने का अंग्रेजों को ये एक सुनहरा मौका दिखाई देता है कि भैया कोई निकल ही नहीं पाएगा, घुसो और घुस के मारना चालू कर दो। तो होता यह है कि जनरल डायर के नेतृत्व में 90 ब्रिटिश सैनिकों ने उस बाग में उस एकमात्र प्रवेश मार्ग से अंदर घुसे और उस वहां पे एकत्र हुई निहत्थी जनता को गोलियों से भूनना चालू कर दिया, जिसमें तकरीबन 1500 लोग मारे जाते हैं और 2000 से अधिक लोग उसमें घायल होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश में आक्रोश चरम पर पहुंच जाता है। पूरे देश की अब एक ही आवाज थी कि इन क्रूर और धोखेबाज अंग्रेजों से अब हमें 1 वर्ष के अंदर आजादी चाहिए। दिसंबर 1920, ध्यान रखिएगा डेट, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन नागपुर में होता है। ध्यान रखिए, नागपुर बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, यहीं से आरएसएस की शुरुआत होती है। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन नागपुर में होता है। ध्यान से समझिए, डॉक्टर हेडगेवार अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1917 से लगातार नागपुर में ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और वो कांग्रेस से जुड़ चुके थे। इस अधिवेशन के 4 महीने पहले राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो चुका था और महात्मा गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे। अधिवेशन में गांधी जी द्वारा प्रस्तावित असहयोग आंदोलन के प्रारूप पर मुहर लगा दी जाती है, जिसके तहत निर्णय हुआ कि इस आंदोलन में शामिल लोग न तो स्कूल, कॉलेज, कोर्ट आदि सरकारी संस्थानों में जाएंगे और न ही सरकार को किसी प्रकार का कोई टैक्स देंगे। पर इसी बीच देश में एक और बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, जो कि तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत के सुन्नी मुसलमानों के द्वारा खड़ा किया गया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन के नेताओं और कांग्रेस के बीच में एक समझौता होता है कि आप हमारा खिलाफत आंदोलन में सहयोग करेंगे और हम आपका असहयोग आंदोलन में, मतलब सौदेबाजी चल रही थी। बस यहीं से कांग्रेस के अंदर जो राष्ट्रवादी नेता मौजूद थे उन्हें तिलक की कमी खलने लगी। डॉक्टर हेडगेवार ने यह कहते हुए खिलाफत आंदोलन के समर्थन का विरोध किया कि तुर्की के मुसलमानों के समर्थन में आंदोलन करके हम ये साबित करेंगे कि भारतीय मुसलमान भारतवासी बाद में हैं और वो मुस्लिम पहले हैं। वीर सावरकर जो कि 1921 में रत्नागिरी पहुंचते हैं, उन्होंने भी रत्नागिरी पहुंचने के बाद इसी आधार पर खिलाफत आंदोलन का विरोध किया और कहा कि कांग्रेस भारत के मुसलमानों को देश की जड़ों से काटकर विदेशी नायकों से जोड़ने की ऐतिहासिक भूल कर रही है। लोकमान्य तिलक की कमी तो नहीं पूरी हो सकती थी, पर 1921 में डॉक्टर हेडगेवार महाराष्ट्र में घूम घूमकर असहयोग आंदोलन को राष्ट्रवादी धार देने के लिए जगह जगह भाषण दे रहे थे और उनका संदेश होता है कि 1 वर्ष में आजादी चाहिए वरना अंग्रेजों का पूर्ण बहिष्कार। अंग्रेज डॉक्टर हेडगेवार जैसे प्रखर वक्ता से घबरा जाते हैं और 1921 में उन्हें गिरफ्तार करके 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लेकिन देश भर में असहयोग आंदोलन की आग धधकती चली जाती है। अंग्रेज अधिकारी और पुलिस उस आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक एक स्थान पर एक घटना हो जाती है। पुलिस और जनता के बीच में संघर्ष होता है। जनता पुलिस थाने में घुस जाती है, आग लगा देती है, जिसमें थानेदार और 21 सिपाही मारे जाते हैं। गांधी जी उसी घटना को आधार बनाकर 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में इस राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हो चुके असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। देश भर के क्रांतिकारी और नेता इस निर्णय से असहमति जताते हैं, पर गांधी जी नहीं मानते हैं। मोतीलाल नेहरू जी ने उस वक्त कहा था कि अगर कन्याकुमारी के गांव में अहिंसा का पालन न किया जाए तो इसकी सजा हिमालय को क्यों मिलनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है, क्योंकि नेताजी ये बात समझ रहे थे कि कुछ दिन अगर वो आंदोलन और चल जाता तो अंग्रेज घुटनों के बल आके खड़े हो जाते हैं। खैर, दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन की समाप्ति के साथ ही खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस से मिल रहा समर्थन भी खत्म हो जाता है। भाई, जो डील हुई थी, जो दोनों के बीच में सौदेबाजी हुई थी, वो खत्म हो गई और खिलाफत आंदोलन भारत में कोलैप्स कर जाता है।
लेकिन इससे आक्रोशित मुस्लिम समाज के लोग न केवल गांधी जी का विरोध करते हैं, बल्कि देश में मुस्लिम समुदाय हिंसक रूप ले लेता है, जिसका एक छोटा रूप आपने अभी सीएए के विरोध में देखा होगा। और वीर सावरकर की बात सही साबित हो जाती है कि कांग्रेस एक ऐतिहासिक भूल कर रही थी। 1922 में जब डॉक्टर हेडगेवार जेल से बाहर आते हैं, तब तक असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन दोनों समाप्त हो चुके थे और दंगे भड़क चुके थे। 1922-23 में नागपुर में मुसलमानों ने भयंकर कत्लेआम किया, जिसमें डॉक्टर हेडगेवार ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यदि हमने गैर मुस्लिम समुदाय को आज एकजुट करके एक अनुशासित सेना की ट्रेनिंग नहीं दी, तो हिंदुस्तान के सहिष्णु समुदाय का भविष्य अंधकार में है। यदि भारत आजाद भी हो गया तो भी ये इसी तरह मारा काटा जाता रहेगा, इसलिए इसे संगठित करना बहुत जरूरी है। और इसी उद्देश्य से 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी वाले दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हिंदू महासभा के होते हुए आरएसएस की क्या जरूरत पड़ी। मैं पहले उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस का पहले से मंच उपलब्ध था, तो भैया ये मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास ने 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की और 1935 में पुनः उसका कांग्रेस में विलय क्यों कर दिया? इसके पीछे का क्या कारण था? वो आपको इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। 1920 के दशक में महात्मा गांधी इस बात के लिए अडिग थे कि कांग्रेस के मंच का इस्तेमाल राजनीतिक चुनाव को लड़ने के लिए नहीं किया जाएगा। यदि किसी को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना है तो भैया वो अपनी अलग पार्टी बनाए, और इसलिए 1922 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और 1923 के चुनाव में उन लोगों ने उससे भाग लिया। ये ठीक है कि उस चुनाव में वो लोग बड़े स्तर पर जीतते हैं, क्योंकि दूसरी कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उन लोगों को समर्थन मिलता रहा। मैं यहां पर एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि मोतीलाल नेहरू जी का एक सकारात्मक योगदान भी रहा है नेहरू रिपोर्ट के रूप में। जब 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान समीक्षा के लिए साइमन कमीशन, नाम सुना होगा आपने, साइमन कमीशन को भेजा भारत में, और उसमें उन्होंने एक भी भारतीय को नहीं रखा था ये कहते हुए कि भैया तुम लोग को इतनी अकल कहां है कि तुम अपने लिए संविधान बना सको। तो दिसंबर 1927 में कांग्रेस का एक अधिवेशन मद्रास में होता है, जिसमें दो बड़े निर्णय लिए गए। पहला यह कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, और दूसरा यह कि हम स्वयं भारत का संविधान लिखेंगे। साइमन कमीशन के एक विरोध प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज में राष्ट्रवादी नेता पंजाब केसरी लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। प्रथम प्रारूप था वो, जिसे कि हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी योगदान था। खैर 1931 में मोतीलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 1935 तक जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को समझाने में सफल हो जाते हैं कि भैया अब ये जो स्वराज पार्टी है इसका कांग्रेस में विलय कर लिया जाए और कांग्रेस के मंच से ही राजनीतिक कार्य आगे के किए जाएं। जिसके बाद 1937 में कांग्रेस के मंच से ही चुनावी लड़ाई लड़ी जाती है और वो बड़े बहुमत से जीतते भी हैं। लेकिन गांधी जी किसी भी चुनावी सभा को संबोधित करने नहीं जाते हैं। आजादी के बाद भी गांधी जी फिर से ये बात कहते हैं कि कांग्रेस का काम पूरा हो चुका है, अब इसे समाप्त कर देना चाहिए और जिन्हें चुनाव लड़ना है वो कोई नया मंच बनाए, कोई नई राजनीतिक पार्टी बनाए। पर तब तक जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पर हावी हो चुके थे और उन्होंने गांधी जी की बात को दरकिनार करते हुए आजादी के बाद शनय शनय धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को उनके खानदान ने अपना गुलाम बना लिया। अच्छा, उस मूल प्रश्न या कहें कि आरोप का उत्तर जानने के लिए कि हिंदू महासभा के होते हुए आरएसएस का गठन क्यों हुआ, हमें वीर सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार की एक मीटिंग के मायने समझने होंगे। डॉक्टर हेडगेवार वीर सावरकर के हिंदुत्व से जुड़े जो विचार और लेख थे उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। मार्च 1925 में वो उनसे मिलने रत्नागिरी जाते हैं। हमें यह पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, कि वीर सावरकर उस दौरान रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते थे। जिनको भी मिलना होता था लोग उनसे मिलने जाते थे। डॉक्टर हेडगेवार, महात्मा गांधी, सभी लोग उनसे मिलने जाते थे और सावरकर उस समय किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग ले भी नहीं सकते थे। तो मार्च 1925 वो समय था जब डॉक्टर हेडगेवार आरएसएस के गठन पर गंभीरता से विचार कर रहे थे।
और सावरकर रत्नागिरी में हिंदू महासभा चला रहे थे, जो कि एक सामाजिक संगठन हुआ करता था उस समय तक। दोनों के बीच में इस नए संगठन यानी कि आरएसएस के औचित्य, संरचना और भविष्य को लेकर एक लंबी बातचीत होती है, जिसके बारे में 30 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार की मृत्युपरांत हिंदू महासभा द्वारा आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में सावरकर अपने भाषण में कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू समाज में अमृतमयी ऊर्जा भरने के लिए अपना हृदय तक निचोड़ दिया। मैं उनकी उस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हमारे युवाओं को आत्मरक्षा के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जो कि आरएसएस के माध्यम से वो दे रहे थे। और इस तरह 1925 में गठित हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस शुरुआती दौर से ही हिंदू चेतना की जागृति का एक सांस्कृतिक, सामाजिक व युवाओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करने वाला मंच था। और आज 95 साल बाद भी आरएसएस एक गैर राजनीतिक मंच है। हाँ, हिंदू महासभा जो कि एक राजनीतिक पार्टी बनी, उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग समय के साथ जनसंघ, फिर जनता पार्टी से होते हुए भारतीय जनता पार्टी का रूप लेकर आज देश की सत्ता को मजबूती से संभाल रहे हैं और विश्व पटल पर भारत की एक स्वाभिमानी व सशक्त राष्ट्र की छवि उभार रहे हैं। पर कांग्रेस में अनंत विघटन हो चुके हैं। कभी स्वराज पार्टी, कभी कांग्रेस आई यानी कि इंदिरा, कभी कांग्रेस ओ यानी कि ओरिजिनल, और इसके अलावा भी 25 कांग्रेस बन चुकी। लेकिन हाँ, सोनिया राहुल ने क्या किया, सबको समेट के और एक खिचड़ी बना दिया और खिचड़ी का नाम रख दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस श्रृंखला के 7वें भाग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले एपिसोड यानी कि 8वें भाग में हम लोग समझेंगे कि हिंदू महासभा किस प्रकार से एक राजनीतिक मंच के रूप में उभरी, जिसके अध्यक्ष के रूप में सावरकर ने कौन से बड़े निर्णय लेने शुरू किए, जिसकी आलोचना आज के कांग्रेसी भी करते हैं। और वो शायद इसलिए क्योंकि या तो वो उन्हें समझ नहीं सके और या फिर आज तक वो उन्हें अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हुए उनकी आलोचना मात्र को अपना कर्तव्य समझते हैं। किंतु हम और आप तो भारतवर्ष के आम नागरिक हैं, अतः हम उन निर्णयों को देश हित के लेंस से परखेंगे कि उन निर्णयों से भारत का हित हुआ या अहित। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।